साझेदारी लेसन में हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं थ्योरी के मामले में, उसमें से एक था साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की आवश्यकता, साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी की विशेषता या लक्षण, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद साझेदारी संलेख किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और अर्थ, साझेदारी संलेख की आवश्यकता, ठीक है। उसके बाद साझेदारी संलेख की मुख्य बातें, मैंने आपको कम से कम 15-16 मुख्य बातें बताई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। मैंने आप लोगों को ये 7, 8, 15, 15, 18, 16, 16, 17, 18 नियम बता दिए थे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि फर्म में साझेदार कौन हो सकता है। मतलब अभी तक मैंने आपको साझेदारी में जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो थ्योरी के मामले में इंपॉर्टेंट है। आप पिछले वीडियोज़ देख सकते हो। साझेदारी का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, साझेदारी संलेख का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी संलेख की मुख्य बातें, 10 बातें बताइए मैंने आपको, 10 से 15 बातें, और साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, और फर्म में साझेदार कौन हो सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाभ हानि नियोजन खाता किसे कहते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। लाभ हानि खाते में, मतलब आपको याद होगा जब आप 11वीं क्लास में पढ़ते थे तो वहाँ लाभ हानि खाता बनाते थे, P&L अकाउंट, ठीक है। ये उसकी बात हो रही है। लाभ हानि खाते में व्यापार के सामान्य संचालन में होने वाले व्यय और हानि का लेखा किया जाता है। मतलब जो आप P&L अकाउंट बनाते हो उस P&L अकाउंट में व्यापार के साधारण खर्चे आ जाते हैं, साधारण आय आती है, किंतु साझेदारों से संबंधित आपसी व्यवहारों का लेखांकन करने के लिए लाभानी खाते के बाद एक खाता और बनाया जाता है, जिसे लाभानी वितरण खाता या लाभानी नियोजन खाता कहते हैं। मतलब ये है कि कोई भी व्यापार हो उसमें सामान्य व्यापार के खर्चे और आय दिखाने के लिए लाभानी खाता बनता है, P&L अकाउंट, है ना। और P&L अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट को फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांटा जाता है, और फिर वहाँ पार्टनर्स के सारे व्यवहार, पार्टनर के सारे ट्रांजैक्शन दिखाए जाते हैं। मतलब साफ है कि पहले व्यापार के सामान्य खर्चों के लिए लाभानी खाता P&L अकाउंट बनेगा, और वहाँ से जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको लाभानी वितरण खाते में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाला जाएगा, और फिर उस अकाउंट में पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का पूंजी का ब्याज दिखाते हुए फिर शुद्ध लाभ निकाला जाएगा, और वो शुद्ध लाभ पार्टनर को बांटा जाएगा। इसे विभाजन योग्य लाभ कहते हैं। बोलने का मतलब उसे लाभानी खाता कहते हैं, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए, लाभानी खाते में व्यापार के सामान्य संचालन में होने वाले व्यय और हानियों का लेखा किया जाता है, किंतु साझेदारों से संबंधित आपसी व्यवहारों का लेखांकन करने के लिए लाभानी खाते के बाद एक खाता और बनाया जाता है, जिसे लाभानी वितरण खाता या लाभानी नियोजन खाता कहते हैं। लाभानी खाते से साझेदारी का शुद्ध लाभ आ जाता है, ठीक है, और बाद में साझेदारों की पूंजी का ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, आहरण का ब्याज समायोजित करने के बाद अंतिम लाभ निकाला जाता है, जिसे साझेदारों के बीच लाभानुपात में बांट दिया जाता है, ठीक है। और साझेदारों के बीच विभाजनीय लाभ को विभाजन योग्य लाभ भी कहा जाता है। यानी यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं कि लाभ हानि नियोजन खाता किसे कहते हैं और विभाजन योग्य लाभ किसे कहते हैं। तो मैं आपको मेरे तरीके से समझा देता हूँ, आप इस तरीके से समझे। आप इस लैंग्वेज में नहीं भी याद करोगे तो चलेगा कि किसी भी व्यापार में व्यापार के सामान्य व्यय और लाभ को दिखाने के लिए लाभानी खाता बनाया जाता है। तो साझेदारी व्यापार में भी एक लाभानी खाता बनाया जाएगा, जिसमें व्यापार के सामान्य संचालन के व्यय और आय आएगी और उसका शुद्ध लाभ निकाला जाएगा, ठीक है। और उस खाते को बन जाने के बाद एक खाता और बनाया जाता है, जिसे लाभानी वितरण खाता कहते हैं। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? लाभानी खाता जो होता है ना, व्यापार के संचालन के व्यय और आय दिखाने के लिए बनाया जाता है, और लाभानी वितरण खाता जो होता है वो साझेदारों के पारस्परिक व्यवहार, जैसे पूंजी का ब्याज, वेतन, कमीशन, बोनस देने के लिए बनाया जाता है।
और लाभानी खाते से निकला हुआ लाभ लाभानी वितरण खाते में लिखा जाता है क्रेडिट में बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और फिर उस प्रॉफिट में से साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन, पूंजी का ब्याज दिया जाता है, और अंत में क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो शुद्ध लाभ आता है वो शुद्ध लाभ को साझेदारों में बांट दिया जाता है उनके अनुपात में, उसे विभाजन योग्य लाभ कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस के उत्तर यही माने जाएंगे, ठीक है। और जो विभाजन योग्य लाभ साझेदारों में बांट दिया जाता है और साझेदारों के पूंजी खातों में या चालू खातों में जमा कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है, टू प्रॉफिट ब्रॉट कैरिड डाउन बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन बन जाता है। ये आपको अच्छे से पता है। सीधी भाषा में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में आपसे पूछ रहा है, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है? साझेदारों का पूंजी का ब्याज, साझेदारों का कमीशन, साझेदारों का वेतन शुद्ध लाभ में से देने के बाद जो अंत में प्रॉफिट बचता है, लाभ बचता है, उसे साझेदारों को अनुपात में बांट दिया जाता है, और बांटने के बाद उसे कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये बोलना चाहता है। अगर आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो ही आपको ये समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। इट्स गारंटेड, ये बिल्कुल गारंटी से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। साझेदारों के बीच लाभ हानि विभाजन लाभ हानि खाते में किया जाता है। देखते होंगे आप लोग, प्रॉफिट और लॉस लाभ हानि खाते में ही बांटा जाता है, किंतु अधिकांश साझेदारी फर्म के लिए लाभ हानि वितरण खाता बनाना उचित समझती है, ठीक है। प्रश्न में यही है, बोलने का मतलब लाभ हानि वितरण खाते के बारे में आपको बोला गया है। फिर अगला क्वेश्चन जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर। देखिए, आपको याद होगा मैंने आपको प्रैक्टिकल्स करवाए थे और बताया था कि जो पूंजी स्थायी होती है तो कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल आती है, क्योंकि वो स्थायी है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, और बाकी की सारी चीज़ें करंट अकाउंट में जाती है, चालू खाते में। और अगर पूंजी परिवर्तनशील है तो कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल नहीं आएगी, कैपिटल क्या हुआ, बाकी सारी चीज़ें भी आ जाएगी, पूंजी का ब्याज, वेतन, कमीशन, और कैपिटल बदल जाएगी। ये इसका मतलब है। तो हम पढ़ लेते हैं ये क्या है। स्थिरता, स्थायी पूंजी खाते में पूंजी सदैव स्थायी रहती है, यानी कैपिटल फिक्स रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते में इसका प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है आप बच्चों में से? देखिए, जब आप स्थायी पूंजी खाते पद्धति से सवाल करोगे तो कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल आती है और अंतिम शेष भी वही आता है, बाकी की सारी चीज़ें करंट अकाउंट में चली जाती है। इससे पूंजी खातों पर प्रभाव नहीं पड़ता, पूंजी उतनी की उतनी रहती है। लेकिन जब परिवर्तनशील पद्धति से आप अकाउंट करोगे तो परिवर्तनशील पद्धति में कैपिटल अकाउंट में पूंजी का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ जाता है, कमीशन जुड़ जाता है, वेतन जुड़ जाता है, लाभ जुड़ जाता है, आहरण माइनस हो जाता है, और एक नया शेष आता है, उनकी पूंजी बदल जाती है। प्रैक्टिकल से कनेक्टेड है। तो यहाँ पूंजी सदैव स्थायी रहती है, यहाँ प्रतिवर्ष पूंजी बदल जाती है, ठीक है। फिर चालू खाता, ठीक है। चालू खाता क्या होता है? चालू खाता स्थायी पूंजी पद्धति में चालू खाता खोला जाता है, करंट अकाउंट बनता है ना, और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में चालू खाता नहीं बनाया जाता, केवल पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट बनता है। समायोजन, इसमें व्यापार में लगाई गई पूंजी का ही लेखा होता है। स्थायी पूंजी खाते में केवल व्यापार में लगाई गई पूंजी का ही लेखा होगा, केवल कैपिटल आएगी। और परिवर्तनशील पूंजी खाते में पूंजी के अलावा आहरण भी आएगा, आहरण का ब्याज भी आएगा, वेतन भी आएगा, लाभ भी आएगा, सब आ जाएगा, ठीक है। खातों का शेष, इस खाते का शेष सदैव क्रेडिट होता है, मतलब इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होगा, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट में आती है और कैपिटल के अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है। और इस खाते का शेष जमा और नाम, डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। खाते में परिवर्तन, स्थायी पूंजी खाते में वृद्धि करने पर इस खाते के जमा शेष में एक बार परिवर्तन होता है, यानी अगर आपने अपनी पूंजी में बढ़ोतरी करी है तो आपकी पूंजी बढ़ जाएगी और एक ही बार बढ़ेगी, बार बार नहीं बढ़ेगी। जबकि इस खाते का शेष प्रतिवर्ष बदलता रहता है, क्योंकि आपकी पूंजी के अंदर बाकी की सारी चीज़ें आकर भी जुड़ जाती, तो उसका शेष प्रतिवर्ष बदलता रहता है। मैं बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा पहले आप प्रैक्टिकल्स देखें तो ही आपको थ्योरी समझ में आएगी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो किस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। ये देखिए, साझेदार को लाभ की गारंटी या आश्वासन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापार में कभी कभी जब किसी पुराने कर्मचारी को या अन्य किसी व्यक्ति को साझेदार बनाया जाता है तो उसे कुछ निश्चित राशि तक का लाभ मिलने की गारंटी दी जाती है। देखिए, साझेदारी व्यवसाय में क्या होता है, साझेदारों का दायित्व तो असीमित होता है। असीमित होता है मतलब अगर उनके ऊपर कोई कर्जा आ जाए या वो हानि ज़्यादा हो जाए तो उनको अपनी निजी संपत्ति भी बेचनी पड़ती है। इस डर की वजह से कोई भी व्यक्ति जल्दी से साझेदार बनना पसंद नहीं करता, ठीक है।
व्यापार में कभी कभी किसी पुराने कर्मचारी को, यानी जो कर्मचारी पहले से काम कर रहा है उसको, या अन्य किसी व्यक्ति को साझेदार बनाया जाता है, तो जल्दी से तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है लाभ होगा तो फायदा है और नुकसान होगा तो फिर नुकसान मुझे भी भरना पड़ेगा, इसलिए वो क्यों रिस्क लेगा, वो क्यों साझेदार बनेगा। साझेदार गवर्नमेंट से कनेक्टेड तो होते नहीं, जैसे गवर्नमेंट से सहायता मिल जाए, तो निजी प्रकार का व्यापार होता है, एक निजी व्यापार होता है 2-3 लोगों का, ठीक है। तो कोई पुराना कर्मचारी साझेदार बनने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मैं अगर साझेदार बन गया तो नुकसान होने पर मुझे भी उसकी भरपाई करनी पड़ेगी और मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं है। तो उसे मनाने के लिए कुछ निश्चित राशि तक के लाभ की गारंटी दी जाती है कि पुराने साझेदार बोलते हैं कि तुम्हारा साझेदार बन जा, तुझे इतना लाभ होगा। यदि ऐसे साझेदार को गारंटी की राशि से कम लाभ प्राप्त होता है तो गारंटी की रकम और प्राप्त लाभ के अंतर की पूर्ति शेष साझेदार द्वारा की जाती है। इसका मतलब ये है, जैसे ए और बी ने मिलकर सी को साझेदार बनाया और उसे 10,000 तक की गारंटी दी गई है, और अगर उसे अंत में 10,000 नहीं मिले, 8,000 मिले, तो उसे गारंटी किसने दी थी, ए और बी ने। तो 2,000 की जो कमी आ रही है, देखिए 10,000 की गारंटी दी गई थी और मिल रहे 8,000, तो 2,000 की जो कमी आ रही थी भरपाई कौन करेगा, शेष साझेदार। ये वो बोलना चाहता है कि अगर गारंटी की राशि कम प्राप्त होती है तो गारंटी की रकम और प्राप्त लाभ के अंतर की पूर्ति शेष साझेदार द्वारा कर दी जाती है, ठीक है। और साझेदार द्वारा इस संबंध में यह भी व्यवस्था की जाती है कि यदि वे अपने हिस्से की गारंटी की राशि पूरी करते हैं तो आने वाले वर्षों में अधिक लाभ होने पर वो पुनः प्राप्त कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी साझेदार को गारंटी देकर साझेदार बनाया है और उसे गारंटी से कम पैसा मिलता है तो उसकी भरपाई पुराने साझेदार करेंगे, और आने वाले वर्षों में अगर उसे गारंटी से अधिक पैसा मिलता है तो उससे वो रकम वापस ली जा सकती है, ठीक है। इससे लाभ की गारंटी कहते हैं। ऐसी स्थिति में गारंटी प्राप्त साझेदार को गारंटी की सीमा तक लाभ अवश्य मिलना चाहिए, यानी उसे जितने की गारंटी दी गई है उतना तो उसे लाभ मिलना ही चाहिए। अब एक पॉइंट आता है कि साझेदार को लाभ की गारंटी कोई एक साझेदार भी दे सकता है या फर्म के कुछ साझेदार या अन्य सभी साझेदार भी दे सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन थे वो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए पार्टनरशिप का लास्ट क्वेश्चन हम करें। उससे पहले कि आप थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन करें, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। मान लीजिए आप लाभ हानि वितरण खाता P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, और आपने डेबिट में पूंजी का ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, कमीशन लिख दिया, सैलरी लिख दी, क्रेडिट में प्रॉफिट लिख दिया, ठीक है, और क्रेडिट में से डेबिट माइनस करने के बाद शुद्ध लाभ निकाल दिया और शुद्ध लाभ बांट भी दिया। बाद में आपको पता चला कि पूंजी का ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं था, फिर भी आपने दे दिया, या 5% देना था आपने 6% दे दिया, या सैलरी देनी थी आपने नहीं दी, या सैलरी नहीं देनी थी फिर भी आपने दे दी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्या आपका वो प्रॉफिट सही आएगा? नहीं, वो तो गलत हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करोगे, आप वो क्वेश्चन वही के वही करेक्शन कर दोगे, थोड़ा गंदा सा फील होगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, काट छाट करनी पड़ेगी, या फिर उस क्वेश्चन को पूरा काट कर आप अलग से करोगे, फिर से करोगे। और कुछ समझदार बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन कट करते हैं, उसके अथवा में उसके और में उसकी थ्योरी करके आ जाते हैं, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपको ये हक है अपने लिए जो बेस्ट है वो करने का। लेकिन व्यापार जगत में ऐसा नहीं हो सकता ना। व्यापार जगत में जब एक बार अकाउंट बन जाते हैं और उसमें कुछ काट छाट की जाती है तो वो तो एक गैर कानूनी रूप से माना जाता है। मतलब ये है कि वो तो एक इलीगल काम माना जाएगा। मतलब ये माना जाएगा कि आपने अपने खातों में कोई चीज छुपाने की कोशिश की है ताकि टैक्स चोरी की जा सके, टैक्स से बचा जा सके। व्यापारी लोग ये करते हैं, अपने खर्चे कम दिखाते हैं ताकि लाभ कम हो जाए, खर्चे ज़्यादा दिखा देते हैं ताकि लाभ कम हो जाए, और लाभ कम हो जाए तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा। व्यापार जगत की पुस्तकों में ऐसा नहीं हो सकता। व्यापार जगत की पुस्तकों में एक बार खाते बन जाए उसके बाद उसमें करेक्शन नहीं किया जाता। तो यही क्वेश्चन है। साझेदारों के बंद खातों का समायोजन। साझेदारी व्यवसाय में अंतिम खाते बनाते समय, यानी जब आप अकाउंट बनाते हो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, साझेदारी समझौते को पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। मतलब ये है कि जब भी आप अंतिम खाते बनाएं, साझेदारी के समझौते को पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए, मतलब समझौते के अनुसार ही खाते बनाने चाहिए। तो शुरू से बोलता आ रहा हूँ,
यदि साझेदारी बंद करते समय कोई समायोजन करना रह जाता है तो उसका साझेदारों की पूंजी पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आप सैलरी देना भूल गए तो पार्टनर के पूंजी खातों में सैलरी जमा हुई नहीं, यानी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। वो तो आप पर चिल्ला देगा कि भैया मुझे सैलरी मिली नहीं है, मेरे अकाउंट में सैलरी नहीं आई है, ठीक है ना। क्योंकि लाभ वितरण करके लाभ हानि खाता बंद कर दिया जाता है। आपने P&L अकाउंट बंद कर दिया, लाभ बांट दिया और प्रत्येक साझेदार के लाभ को कैपिटल अकाउंट में जमा कर दिया। ऐसा करके साझेदारी समझौते के किसी भी प्रावधान को पूरा नहीं किया गया हो तो उसे ठीक करने के लिए फिर से लाभ हानि खाता खोलने की अपेक्षा। मतलब बोलने का ये कि अगर आपसे P&L अकाउंट बनाते समय कोई गलती हो गई तो उस गलती का असर पूंजी खातों पर भी पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट पर भी पड़ेगा, क्योंकि आपका लाभ गलत आएगा। लाभ गलत आएगा तो उसे बांटोगे भी गलत, और बांट कर पूंजी खातों में जब ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में जब उसे भेजा जाएगा तो वो गलत लाभ भेजा जाएगा। इससे आपके साझेदार नाराज हो जाएंगे क्योंकि आपने अकाउंटिंग का काम सही नहीं किया। आपने P&L अकाउंट सही बनाना चाहिए था, नहीं बनाया, प्रॉफिट भी गलत निकला, प्रॉफिट ट्रांसफर भी गलत हुआ। इससे आप लोगों के अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ है, ठीक है, आपने साझेदारी संलेख के किसी प्रावधान को पूरा नहीं किया है तो उसे ठीक करने के लिए फिर से लाभ हानि खाता खोलने की बजाय उनका संशोधन नए वर्ष में साझेदारों के पूंजी खातों में कर दिया जाता है। मतलब फिर से P&L अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, उसका संशोधन कर दिया जाता है, ठीक है। और पूंजी पर ब्याज संबंधी समायोजन भिन्न निर्देश के अभाव में संबंधित वर्ष के प्रारंभ में पूंजी खातों के आधार पर किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों से अगर कोई गलती हुई है, आपने साझेदारी के नियमों का पालन नहीं किया है और P&L अकाउंट बना दिया है, लाभ भी निकाल दिया है और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया है, तो इसको फिर से करने की बजाय एक संशोधन किया जाता है। उसे संशोधन प्रविष्टि कहते हैं, पूर्व खातों का समायोजन कहते हैं, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि क्या क्या गलतियाँ हो सकती है। साझेदारी समझौते को ध्यान में रखते समय कुछ कुछ गलतियां हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? पूंजी पर ब्याज लगाने का उल्लेख होने पर ब्याज लगाना रह जाए। मतलब पार्टनरशिप संलेख में, साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज लगाने को कहा हो लेकिन आप लोगों ने नहीं लगाया हो, या फिर पूंजी पर ब्याज दे दिया जबकि समझौते में नहीं था। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का बोला है लेकिन आपने नहीं दिया, या नहीं बोला था फिर भी आपने दे दिया, ऐसा हो सकता है। पूंजी पर ब्याज निश्चित दर की बजाय दूसरी दर से दे दिया, यानी आपने 5% देना चाहिए था, आपने 6% दे दिया। आहरण का ब्याज लगाने की दशा में ब्याज नहीं लगाना, आहरण का ब्याज बोला था आपने नहीं लगाया, या समझौते के विपरीत आहरण का ब्याज लगा दिया। मतलब आहरण का ब्याज नहीं लगाना था फिर भी लगा दिया, या फिर आहरण का ब्याज निश्चित दर की बजाय अन्य दर से लगा दिया। 12% बोला था आपने 10% लगा दिया। ये गलतियां है, ऐसी गलतियां हो सकती है, ठीक है। साझेदारों को देय वेतन, बोनस, कमीशन आदि के संबंध में त्रुटि हो जाना। साझेदारों को वेतन दिया पर गलत दिया, बोनस दिया था पर गलत दिया, कमीशन देना था पर गलत दिया, या देना भूल गए या ज़्यादा दे दिया। लाभ विभाजन निश्चित अनुपात के अलावा किसी और अनुपात में कर दिया। 3-2-1 में लाभ हानि बांटनी थी, 2-3-1 में बांट दी, ठीक है। ये सब गलतियां है और ये गलतियों को सुधारने के लिए P&L अकाउंट फिर से खोलने के बजाय उसका संशोधन किया जाता है। उसे कहते हैं भूलों का समायोजन या बंद खातों का समायोजन, ठीक है।